नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो हमारे पास मान लिए कंसीडर a system of n point charges q1 q2 q3 and up to qn। मान लो हमारे पास n पॉइंट चार्जेस हैं जिन पर चार्ज है q1 q2 q3 और qn, और जिनके पोजीशन वेक्टर्स हैं हैविंग पोजीशन वेक्टर्स r1 vector, r2 vector and so on up to rn vector with respect to the origin O। तो Q1 चार्ज कह लो इसे, ये है आपका Q2 चार्ज। तो पोजीशन वेक्टर क्या है आपका ओरिजिन से, सॉरी यहाँ मान लो इसे, ठीक है। ओरिजिन है ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और r1 वेक्टर r2 वेक्टर, ये कोई आपका Q0 चार्ज है जिसकी ओरिजिन से दूरी है r वेक्टर। तो ये दूरी हो गई आपकी r1 0 वेक्टर, और ये दूरी हो गई आपकी r2 0 वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके कारण इस पे लग रहा है वो हो गया E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, Q1 के कारण Q2 पे ये हो गया आपका E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनका रिजल्टेंट मान लीजिए ये है कुछ E रिजल्टेंट। तो we wish to determine the electric field at point P पे निकालना है, जिसका पोजीशन वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर इज r। तो जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है आपका r वेक्टर। तो अकॉर्डिंग कूलॉम्स लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, द फोर्स ऑन चार्ज Q0 due to charge Q1। तो कूलॉम्स लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा Q1 के कारण Q0 पे, तो F1 वेक्टर हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन में R1 नॉट डैश वेक्टर और R1P यूनिट वेक्टर। यहाँ पे R1P नहीं, R1 नॉट क्या है आपका यूनिट वेक्टर है, इसे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, तो वो है आपका इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q0, Q1 से Q0
डायरेक्शन में एंड आर और R1 नॉट है आपका डिस्टेंस, इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड P पॉइंट जहाँ पे Q0 चार्ज आपका रखा हुआ। तो हैंस अब Q1 के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज Q1 इज, तो कितना होगा, वो होगा F1 अपॉन में Q0 1/4πε0 Q1 R1 नॉट का होल स्क्वायर एन R1 यूनिट वेक्टर। तो इसी तरीके से ये तो हो गया E1, Q1 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे। अब इसी तरीके से निकाल लेंगे हम सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट ड्यू टू चार्ज Q2 क्या होगा, E2 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 Q2 अपॉन में R2 नॉट, Q0 चार्ज है ना, और R2 वेक्टर, Q नॉट इसे R2 वेक्टर कह लो। अब सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल या फिर एज पर द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक fields, the electric फील्ड किसी भी पॉइंट पर कितने भी ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण वो होगा वेक्टर सम उन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए ग्रुप of charges is equal to the vector sum of the electric fields provided by each charge individually at that point when all other charges are assumed to be absent। तो किसी भी फील्ड पर तो हम यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो हमने माना था शुरुआत में एन पॉइंट चार्जेस हैं जिनके चार्ज हैं Q1 Q2 एंड Qn इस तरीके से। तो एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है द नंबर ऑफ n चार्जेस के कारण वो होगा उन सब का वेक्टर, उन सब के Q1 से Qn तक इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेक्टर सम होगा उसके बराबर होगा। तो ई रिजल्टेंट होगा आपका द वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोवाइडेड बाय ऑल द चार्जेस। तो इस तरीके से En हमारे पास है यहाँ पर। सिमिलरली En इक्वल्स टू हमारे पास होगा 1/4πε0 Q2 अपॉन R2 सॉरी Qn अपॉन Rn वेक्टर Rn यूनिट वेक्टर। तो hence the electric field at
point P due to the system of n charges is वो होगा E रिजल्टेंट E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस इस तरीके से En वेक्टर। तो 1/4πε0 Q1/R1 वेक्टर प्लस में Q2/R2 वेक्टर and R2 unit vector, or similarly up to Qn/Rn vector, Rn unit vector। और हम इसे लिख सकते हैं En वेक्टर E वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/4πε0 सम ऑफ I इक्वल्स टू 1 अप टू n Qi फॉर्म में Ri नॉट वेक्टर एंड Ri यूनिट वेक्टर। तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस ऑन ए पॉइंट, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर जाके टर्मिनेट हो जाती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from a positive charge and terminate on a negative charge. Second property is the number of field lines जो originate हो रही हैं या फिर terminate हो रही हैं वो proportional होती हैं उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के। तो द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऑरिजिनेटिंग या फिर कह लो टर्मिनेटिंग ऑन ए चार्ज इज proportional to the magnitude of the charge and तो तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितनी भी आपकी पास थ्रू करेंगी परपेंडिकुलरली किसी एरिया को तो प्रोपोर्शनल होंगी मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड के। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through perpendicular unit area will be proportional to the magnitude of electric field there. तो अब चौथी प्रॉपर्टी यदि हम किसी फील्ड लाइन पर एक टेंजेंट खींचें तो वो उस फील्ड लाइन की डायरेक्शन को बता सकती है कि डायरेक्शन में फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो टेंजेंट
field passing through perpendicular unit tangent to this field line to a field line at any point gives the direction of electric field at that point. So this will be the instantaneous path charge will take if kept there. तो मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये कोई एरिया है जो कि आपका टेंजेंट है, ये ए है, ये बी है, और ये आपका डायरेक्शन बता रहा है किसकी, इलेक्ट्रिक, इसकी कर्व सरफेस एरिया है और उस पर हमने टेंजेंट खींचा। टेंजेंट हमें क्या बता रही, डायरेक्शन, तो ई ए और ये हो गई ई बी। पांचवा है, पांचवी प्रॉपर्टी की कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो टू और मोर फील्ड लाइंस कैन नेवर intersect each other। वो किस लिए, क्योंकि उनकी मल्टीपल डायरेक्शंस नहीं होती, वो केवल एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। और नेक्स्ट है यूनिफॉर्म, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस कैसे ट्रेवल करती हैं, स्ट्रेट लाइन में। यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट parallel and uniformly placed। 7 properties, field lines cannot form a loop। कभी भी फील्ड लाइंस लूप नहीं बनाती। वो हमेशा पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पे जाके ख़त्म हो जाती हैं। 8th प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो या टर्मिनेट हो, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं सरफेस के, कंडक्टर के सरफेस के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate and terminate perpendicular to the surface of the conductor। Electric field lines do not exist inside a conductor। ये कोई कंडक्टर है मान लीजिए, तो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होंगे सरफेस के, जहाँ पर वो टच कर रही हैं। ए
नाइन्थ प्रॉपर्टी है, फील्ड लाइंस हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करती हैं। तो फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। And 10th property is in a region यदि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होंगी। तो इफ इन ए रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंट देयर विल be no electric field lines। तो जिस फील्ड में ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़, किस तरीके से वो चलती हैं, क्या क्या उनमें होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपके किसी क्रॉस कर रही हैं, किसी एक क्रॉस सेक्शन एरिया को, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है आपका जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है आपका कि कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस कर रही हैं आपके या फिर कट कर रही हैं किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया को। इलेक्ट्रिक flux is defined as proportional to number of field lines crossing or cutting any area of cross section in space, ठीक। तो या फिर आप कह लो दूसरा फील्ड लाइंस की भाषा में अकॉर्डिंग टू फील्ड लाइंस, सो द नंबर ऑफ फील्ड lines passing through perpendicular unit area will be proportional to the magnitude of electric field there। तो हमने जो इक्वेशन है उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ लाइंस अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि परपेंडिकुलरली पास कर रही है इसे। That means N is directly proportional to electric field into area of cross section. Therefore, electric flux हो जाता है आपका, जिसे हम phi से डिनोट करते हैं, phi A equals to E A। अब
ये कोई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये कोई आपका एरिया है। ए कॉस थीटा इक्वल्स टू ए परपेंडिकुलर, और इसे कहेंगे ए साइन थीटा, ये आपका थीटा है। तो जैसे जैसे आपका थीटा बढ़ेगा, एज थीटा इंक्रीजेस, फ्लक्स आपका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जा रहा है, एरिया से निकल रहा है फ्लक्स थ्रू एरिया ए डिक्रीजेस। तो फ्लक्स जो है एरिया ए से क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा। मान लो ये कोई एरिया है, तो पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है आपकी जो जा रही है, ई। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स कब जाएंगे, जब आपका एरिया परपेंडिकुलर हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के। लेकिन जैसे जैसे इसको ये एरिया घटने लगेगा, ये आपका सरफेस है, जैसे जैसे ये कुछ एंगल बनाने लगेगा, वैसे वैसे आपका फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स घटने लगेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो एरिया था पहले परपेंडिकुलर दिखाया तो काफ़ी लाइन जा रही थी, लेकिन जैसे इसने कोई एंगल बनाया तो आपका फ्लक्स जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस सेक्शन एरिया को पास कर रही हैं वो क्या हो गई, कम हो गई। तो if we draw a vector of magnitude a along the positive normal, it is called area vector। तो पॉजिटिव नॉर्मल के पर जब हम वेक्टर मैग्नीट्यूड बनाएंगे ए का, तो वो क्या कहलाएगा, एरिया, एरिया वेक्टर, जो कि करस्पॉन्ड करेगा किससे, करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग टू द एरिया ए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं आपकी जो कि पैरेलल है, ये कोई थीटा बना रहा है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के साथ कुछ थीटा बना रहा है। परपेंडिकुलर जो था पहले, ये परपेंडिकुलर था, इससे कुछ थीटा एंगल पे ऐसे टिल्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अब ऐसे पास होंगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गई ई वेक्टर, और ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थीटा से हो गया। तो देयरफॉर जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ए वो हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, और या फिर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ई डॉट ए, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब ये जो आपका फॉर्मूला है ये है आपका जब आपकी अज्यूमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, क्या है, यूनिफॉर्म है ओवर होल एरिया, ठीक है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो तो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट ओवर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तब क्या होगा, तो तब होगा आपका फाई
इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए वैक्टर, ठीक है, इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स।